अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारत से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी और पाकिस्तान से रिबाहा इमरान। दोनों किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और इन दोनों को मैं शो में वेलकम कहता हूँ। तो अभिषेक सर नमस्कार और रिबाहा जी अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir, for your for आप inviting. आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुजफ्फर भाई। सर जी, पहले मुझे ये जी बताएं आप इतने सैड क्यों हैं आज? नहीं, मेरी शक्ल ऐसी हो गई है। कौन मैं अभिषेक सर की बात असल कर में रही इन्होंने हूँ। कल जो गाने सुनाए ना हाँ। उसकी वजह से शायद कोई कहीं से झाड़ पड़ गई इनको। हाँ, हाँ। कई लोगों ने निकला यार, कई लोगों ने लिखा मिश्रा तू गा मत। बताइए यार, दो तीन लोगों ने तो ये आर्टिकल भी थ्री लिखा कि बेटा उन्होंने कहा गाना बंद कर दो, आर्टिकल 370 पॉपुलर। हम्म, दत्ता साबले सही। साहब कह रहे राम राम, राम राम जी, राम राम आपको दत्ता जी। चले दादा, शुरू करें। जी अभिषेक भाई, बात ऐसे है कि जी आज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक सीज फायर के लिए वोटिंग हुई, वहां पर भारत ने फलस्तीन की जो जंगबंदी है गजा के अंदर उसके हक में वोट दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं? और बाद में फलस्तीन ने शुक्रिया अदा किया, किसी और मुल्क का शुक्रिया शायद अदा किया हो या ना किया हो, इंडिया का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर इन दो आंखों से देख। ये बात इन्होंने सही बात कह दी, मेरी दोनों आंखें मन की भी हैं। देखिए, ऐसा है मुजफ्फर भाई की आप अगर लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये काम हो रहा है ना, हम्म। कि एक लीगल पेचीदगी उठाई जा सकती है कि क्या हमास के अगेंस्ट में एक्शन में लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस लगेगा, लेकिन फिर भी चूंकि हमास का एक्शन हम्म। पैलेस्टाइन को एट्रीब्यूट हो जाएगा या पैलेस्टाइन स्टेट है कि नहीं, इट्स अ होल डिबेट। बट एनीवेज, कोई भी काम का हम्म। प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना, जब आप रिटेलिएट कर रहे हो या आप एक एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन ले रहे हो, तो प्रोपोर्शनैलिटी बहुत क्रूशियल हो हम्म। जाती है। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, अब उसके बाद मुझे उसको थप्पड़ मारने का तो अधिकार है, मगर कितने थप्पड़ मारने का अधिकार है और कितना उसको फोर्स यूज करने का मुझे अधिकार है, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है। क्या मैं एक थप्पड़ में किसी का सर कूच के जान से मार सकता हूं? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिक्वायरमेंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल लॉ में, इवन क्रिमिनल लॉ फोर्स में, कि भाई कितना आप यूज कर सकते हैं फोर्स को। तो अभी तक जो इजराइल ने किया, वो अगर मैं देखूं कि कैजुअलिटी अगर आप देखेंगे जो अभी तक हुई है पैलेस्टाइन में हमास के अगेंस्ट में, तो वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। 17,487 लोग मर चुके हैं। हम्म। 17,487 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, गिवन की पैलेस्टाइन बहुत की ज्यादा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझ, अगर आप पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि ये आप उसको वो कर ले। 50 लाख के करीब आसपास लोग हैं, 49 लाख। हम्म। 9 लाख लोगों में से 17,000 अगर आपने मार दिए बैटल रिलेटेड कैजुअलिटी में, इट्स ह्यूज नंबर ऑफ कैजुअलिटी हम्म। बाबा। और इसराइल के 1200 मरे थे, रॉयटर के हिसाब जी। से 1200 इसराइल के मरे थे जो हमास ने अटैक किया था, और इन्होंने मार दिए हैं अभी तक 18,000 के आसपास। ये तो काउंटेड है, अनअकाउंटेड तो कितना है उसका तो कोई जी। नहीं जानता, 1,000 2,000 और जोड़ लीजिए आप। तो बॉटम लाइन ये कि भाई अब बस तो करें ना, कहीं तो रुके आप भाई। हम्म। ऐसे नहीं चल पाएगा ना कि ह्यूमैनिटी है भाई, किसी कोई भी हो, एक भी अगर जान जाएगी मानव की, तो हम चूंकि मैंने बार बार कहा है, भारत की बात मानवता की बात है। भारत मानव के साथ खड़ा होगा, मानवता के साथ खड़ा होगा। तो हम इजराइल के साथ जो हमारा ये जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन हुआ, उसमें इंडिया ने ठीक वोटिंग की। इट्स टाइम दैट इजराइल मस्ट स्टॉप इट्स एक्शन, इनफ इज इनफ। आप कितना हम्म। और मारोगे? क्योंकि अल्टीमेटली वो ये जो है अनफॉर्चुनेट है, ये इजराइल को इस रियलिटी के साथ रहना होगा कि कभी हम्म। भी उस इलाके के लोग इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज अ हैजर्ड ऑफ बीइंग इजरायली एंड जूइश पीपल। ये उन्हीं की थ्योरी का नतीजा है, उनको भुगतना पड़ रहा है।
तो दे मस्ट लर्न, बट स्टॉप करें यार। 18,000 लोगों को मार दिए, 18,000 लोगों के बच्चे यतीम हो गए, माएं बेवा हो गई, माएं जो है वो बिना बच्चों के हो गई, हस्बैंड जो वाइफ होती हैं, पत्नियां हैं, वो विधवा हो गई। अब कितना, कब तक? तो इंडिया ने बहुत अच्छी वोटिंग करी है। आज बाइडेन का भी स्टेटमेंट आया है कि इजराइल इज लूजिंग द सपोर्ट दैट इट हैड गार्नर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो सपोर्ट भी इनके हाथ से जा रहा है जो इनको मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो ठीक डिसीजन लिया भारत ने। और मोदी जी, मैंने कहा ना, मोदी जी एक बहुत ही न्यायशील और एक जिसे कह लीजिए संवेदनशील राजा हैं। वो जनता की संवेदनाओं का और पैलेस्टाइन की संवेदनाओं का भी हम ध्यान रखते हैं। हमें अगर यहूदियों की संवेदनाओं का ध्यान रखना है तो हमें पैलेस्टीनियन के भी संवेदनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबको साथ लेके चलना है, तभी हम ये सदी भारत की होगी। So the voting in favor of Palestine or in favor of requesting ceasefire with immediate effect, India casted its vote on the right side. तो ठीक कहा इंडिया ने कि बंद कीजिए, अब इसको समय आ गया है। जी जी रिबा जी, आप कैसे देख रही हैं जो इंडिया ने ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वहां पर वोटिंग हुई थी, तो उसमें वोट किया है कि मोदी जी का, जैसे बता रहे हैं अभिषेक भाई, कि वो एक लीडर है और वो देखते हैं कि कहां पर किस चीज की जरूरत है और वक्त के हिसाब से वो फैसला करते हैं। तो कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? मुजफ्फर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं इन 2 आंखों से ही देख रही हूँ, और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि इंडिया ने जो है इंसानियत को देखते हुए जो है वो वोट दिया है फ़लस्तीन को, और फ़लस्तीन के ऑफिशियल्स ने जो है वो इंडिया को थैंक्स भी कहा है। और थैंक्स इसलिए कहा है कि उन्होंने भी इंसानियत का साथ दिया। ऑब्वियसली ये लड़ाई झगड़े और ये खून खराबे कब तक आखिर चलते रहेंगे? किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाकर इन चीज़ों को बंद करना ही होगा। तो सीज़ फायर में इंडिया ने एक बहुत बड़ा, जैसे रशिया यूक्रेन की जब वॉर रही थी, तो उसमें भी इंडिया जो है इसी हक में था कि इनकी वो जो वॉर है रुक जाए। और कई बार इंडिया ने इस पर बड़ी कोशिश भी की कि इनकी वॉर जो है किसी तरीके से एंड कर दी जाए। और देखें, जब डॉक्टर एस जयशंकर की पिछले दिनों ही की एक रिपोर्ट है, बल्कि कल ही की रिपोर्ट है, जिसमें वो वेस्ट को भी कह रहे थे कि अब इंडिया जो है किसी किस्म का प्रेशर जो है वो कभी भी फेस नहीं करेगा। और वो सच की बात करता है, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडिया पर बहुत प्रेशर था अमेरिका की जानिब से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट की खातिर उनसे डिस्काउंट रेट पर रशिया से जो है ऑयल परचेज किया था। तो इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और उसने तब भी जो है वो इंसानियत का साथ दिया था। और जब यहाँ तक देख लें आप कि जब अर्थक्वेक आया टर्की में, तो किस तरह इंडिया ने जो है टर्की के लोगों का साथ दिया, वहां पर एड्स भेजी। और उसके बाद हम देखते हैं जब फ़लस्तीन और इजराइल की भी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने, हालांकि एक तरफ जो था उनकी वोटिंग इजराइल की तरफ थी, फिर दूसरी जानिब जब उन्होंने ये सारे सिनेरियोज देखे हैं तो उन्होंने एड भेजी इजिप्ट के थ्रू फ़लस्तीन के लोगों को। और ये एक बहुत बड़ी इंसानियत है। न्यूट्रल स्टांस रख के इंडिया चलता है और किसी के साथ हक तलफी नहीं करता। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि 1 अर्थ 1 सन और 1 वर्ल्ड की बात करते हैं। वो सिर्फ अपने कंट्री को नहीं देखते हैं, बल्कि ओवरऑल दी वर्ल्ड सबको ही लेकर साथ चलते हैं। तो ये एक अच्छा मूव था इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, एप्रिशिएटेड। जी डॉक्टर साहब, आप जो है जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की वार है, इस तरह का मामला हो, या ये गजा और जो अभी इजराइल की वार थी, ये इसको सारी चीजों में आप देखें तो इंडिया का एक रोल जो है वो बड़ा ही एक वाजे रोल हमें नजर आया। इंडिया का एक स्टांस जो है वो बहुत ही वाजे नजर आया, और इंडिया चाहता है किसी एक की साइड लेके, वो नहीं चाहता कि दूसरे को, यानी कि वो इस तरीके से इंडिया बिहेव करता है, या इंडिया का होता है रोल कि वो एक किरदार वहां पर अदा कर सके कि दोनों फरीकों से बात हो सके, दोनों को जंगबंदी की तरफ रागब किया जाए, या इस तरह सुलह सफाई की तरफ। तो ये कैसे, ये आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो है उसको कैसे आप देखते हैं कि कोई एक तरफ झुकाव नहीं होता, किसी एक तरफ वाजे झुकाव नहीं इंडिया लेता? जैसे कि अभी मिसाल दी उन्होंने कि उन्होंने रशिया के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखे और वेस्ट के साथ भी रखे, अमेरिका के साथ भी रखे, अमेरिका का प्रेशर भी जो है उन्होंने बर्दाश्त किया। वो सारी चीजें अब वहां भी उनकी ट्रेड हो रही है रशिया के साथ में,
और वेस्ट के साथ भी ट्रेड हो रही है। इन सारी चीजों को आप जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस हद तक कामयाब आप समझते हैं? देखिए, कामयाबी का तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, कामयाबी और नाकामयाबी की बात नहीं है। बात ये है कि हम्म, आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो कंटेंट है, जो उसका हम्म, एलिमेंट है, वो क्या है? फॉरेन पॉलिसी का कोई क्या ऐसी साइंस है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी चीज है कि भाई सामान्य आदमी नहीं समझ पा रहा है? फॉरेन पॉलिसी बहुत असाधारण सी चीज है कि हमें अपने घर में लोगों को जो बाहर से आने वाली चीजें हैं और जो बाहर से आने वाले इम्पैक्ट है, उससे हम्म, प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है, बात खत्म। जैसे अगर हम हम्म, बाहर से पेट्रोल लेते हैं तो हमारी जो ये फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी इस बात पे होगी कि हम्म, जो ओपेक के कंट्रीज है उनसे कैसे हम सस्ता तेल ले सकते, ये हम्म, हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब ओपेक की कंट्रीज का या दूसरी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका अपना हम्म, कुछ ये है कि भाई वो ऐसे फंक्शन करेंगी हम्म, जिसमें वो अपने हिसाब से चलेंगी या अपने हिसाब से दुश्मन तैयार करेंगी, कहेंगे हमसे तेल लेना है, उनसे मत खरीदो, इनसे मत खरीदो, या ये हम्म, जो है हमारे हिसाब से तुम चलो। वो आदमी नहीं हम्म, करेगा, अपना इंटरेस्ट देखेगा। अगर हमको कहीं से सस्ता तेल मिलता है हम लेंगे, क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू ऑयल ये है कि हमें एनर्जी सस्ती चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप हम्म, कर सके, ताकि हम्म, हमारा एंटरप्रेन्योर जो है उसको एनर्जी की कमी ना हो। तो दिस इज हम्म, फॉरेन पॉलिसी। तो उसी तरीके से अगर हम कश्मीर पे ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, जी, कश्मीर का एक इंच हमारा है, क्योंकि हम हम्म, यहाँ मुद्दतों से रहते हैं, हमने अपने बाप दादाओं से इसको इनहेरिट किया है, तो सेम हम्म, प्रिंसिपल हम दूसरे के लिए भी लगाएंगे। तो हमें पैलेस्टीनियंस के भी साथ वो है, हमें यहूदियों के साथ भी क्या कर ले, एक तरीके का सेंसिटिविटी है। तो हम चाहते हैं कि यहूदियों को भी जमीन मिल जाए, जो पैलेस्टीनियंस भी वहां पे आराम से रहें, दोनों टू स्टेट सोल्यूशन के तहत रहें। हम आंख हम्म, बंद करके किसी एक का साइड नहीं लेंगे और दूसरे वाला चाहे कितना भी गलत हो रहा हो हम कहेंगे नहीं वो सही है। जैसे आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें कि चाइना कुछ भी कर ले, वो चाइना की जी, बुराई नहीं करते, उनको दिखती ही नहीं है। ऐस हम्म, इंडिया में ये नहीं है, हम इसराइल का साथ दे रहे हैं लेकिन हम पैलेस्टाइन के लिए भी खड़े हैं, हमने पैलेस्टाइन की मदद करी। इसराइल को बुरा लग सकता होगा लेकिन हमने इसराइल के पैलेस्टाइन के लोगों के लिए मेडिकल असिस्टेंस भेजा। हमने 2 बार इसराइल के अगेंस्ट में वोट किया है यूनाइटेड नेशन के हम्म, रिजोल्यूशंस में। एक आज है, हम्म, इसके पहले भी एक और रिजोल्यूशन था जिसपे हमने इसराइल के अगेंस्ट में वोट किया है। तो हम्म, बॉटम लाइन क्या कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मोटिवेटेड नहीं होती है, वो वन डायरेक्टेड हम्म, वन डिमेंशनल नहीं होती, वो होती है बेस्ड ऑन हम्म, मॉरलिटी, बेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी, हम्म, ह्यूमैनिटी, और यही सब हमारे कंसिडरेशन है। हम्म, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए फॉरेन पॉलिसी में कभी आपको झटका लगेगा, कभी फेवर होगा, ये सब तो पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है ना। आप सबको खुश नहीं कर सकते, कुछ आपसे हमेशा नाराज रहेंगे, कुछ आपसे खुश रहेंगे। हम्म, सो वो आपका कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि हम हम्म, सफल कितने हैं, हमारी बात कौन मान रहा है, हमारी बात नहीं। ये आपकी सफलता का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपकी सफलता का हम्म, ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके अपने लोगों को उस पॉलिसी से कितना लाभ हो रहा है, आपके अपने हम्म, लोग कितना कम उससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं। जी बस यही है। हम्म। बिल्कुल आपने सही बोला कि बड़ी अच्छी ये फॉरेन पॉलिसी है और बड़ा अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा ये बताइएगा कि आज एक वाकया हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर 2001 में भी जो है इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर अटैक किया गया था दहशतगर्दों की तरफ से। तो उसमें काफी जानें भी गई, लेकिन बड़ी जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ उसको डिफेंड किया। और आज एक धमकी भी उससे पहले दी जा चुकी थी पन्नू की जानिब से, जो अमेरिका में है, कि इस तरह का कोई वाकया हो सकता है। उसके बावजूद जो है दो जो लोग हैं वो उसमें पार्लियामेंट में दाखिल हुए, विजिटर लाउंज से उन्होंने नीचे जंप किया और अंदर जाकर फिर वो कुछ गैसेस वगैरह उन्होंने छोड़ी। तो ये वाकया इसको आप कैसे देखते हैं कि ये वाकया ऐसे हुआ कि जबकि एक धमकी भी दी जा चुकी थी और आज वो एक दिन भी था, एक शोक का दिन था कि जो एक वाकया उससे पहले हुआ और उसी दिन ये इस तरह के वाकये को आप उस वाकये के साथ जोड़ते हैं, या क्या इसके पीछे क्या मुहरकात, कैसे आप देखते हैं इसको डॉक्टर साहब? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये, क्योंकि क्या हुआ कैसे हुआ मेरे सामने, मैं तो अभी आके जब न्यूज पे देखा जी, कि कुछ हुआ पार्लियामेंट जी, में, सिक्योरिटी जी, ब्रीच हुई है, कुछ लोगों ने कुछ गैस वैस का छोड़ा है जो कि हार्मलेस हम्म, गैस थी, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर हम्म, एमपीज ने उनको पकड़ा और एमपीज ने उनको पकड़ के पीटा पीटा।
तो आई डोंट जी नो कि क्या पर्पस है क्या नहीं है, बिकॉज टू अर्ली टू से एनीथिंग, नहीं तो पूरा हम्म कंजेक्चर हो जाएगा, इट विल बी ऑल सरमाइज, एंड आई डोंट जी वांट टू वेंचर इनटू दैट फील्ड। जी जी बट जी ये है कि देखिए, हो सकता है कि आज, चूंकि आपने जैसा सही बताया कि आज 13 दिसंबर है, हम्म और हमारे लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए हो जाता है कि आज ही के दिन, हम्म, आज से कई साल पहले, अब कब हुआ था एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, भारत की जी पार्लियामेंट पे 2001 में हुआ था 2001 में भारत की पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। उसी की वजह जी से अफजल गुरु को, अगर आपको पता होगा, अफजल गुरु, हम जी शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा आएंगे, बड़ा बीच में फेमस हुआ था। तो अफजल हम्म गुरु को उसके लिए डेथ पेनल्टी दी गई थी, और वो उस हम्म कॉन्स्पिरेसी में पाए गए थे, हम्म ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय योर कंट्री। तो हम्म ठीक है, वो क्यों हुआ है, मुजफ्फर भाई, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है वो क्या कहना चाहते थे, बिकॉज ये काम भगत सिंह ने किया था। अगर हम्म आपको याद हो तो भगत सिंह को जिस बात के लिए पकड़ा गया था, उन्होंने यही किया था, इसी तरीके से पार्लियामेंट के वेल में जाके उन्होंने बम फोड़े थे। वो जानबूझ के उन्होंने हम्म, किसी को हार्म नहीं किया, उन्होंने जी जो है उस पार्लियामेंट के वेल में फोड़े बम, ताकि कोई हम्म हार्म ना हो। और फिर उन्होंने वहां पे पर्चे उछाले थे, उस पर्चे पे लिखा था कि टू मेक डेफ हियर, बहरों हम्म को सुनाने के लिए मैंने ये बम फोड़ा है। तो हम्म उनका ये था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी उससे वो अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने हम्म ये रूट अपनाया था टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। अब यही हम्म कुछ ऐसा रहा होगा, सो लेट मी हम्म सी। जी बिल्कुल बस। अच्छा रिबाहा जी आपसे मैं जानना चाहूंगा थोड़ी सी एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए भी कि सऊदी अरब की जो कंपनी है ऑयल कंपनी आर्मको उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो अंदिया दिया है उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है ये एक हवा का झोंका एक अच्छा हवा का झोंका पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल इसको आप कैसे आप देखती हैं कि ये कुछ बेहतरी आएगी हमारी मुआशी सूरत हाल में मुज़फ़्फ़र भाई, ये ख़बर तो मैं आपसे सुन रही हूँ, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो है, इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, हम्म और हम्म पाकिस्तान में भी तरक्की आनी चाहिए, और जिस चीज़ की हम उम्मीद रख के बैठे हैं, और हम्म अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए। और हम्म दूसरे नंबर पर इस तरह की अगर स्टेटमेंट्स या इस तरह की, मुझे अभी पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। हम जी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पहले भी देखा करते थे कि आई हैं, हम्म कहते थे आएँगी, 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 आती नहीं थी लेकिन अब रास्ते तक। में रह जाती थी वो रास्ते में रह जाती थी, और जो कुछ आ भी हम्म जाती थी वो दुम दबाकर भाग जाती थी। आपने इमरान खान के टेन्योर में देखा ही, जब हम्म बिज़नेस जो है यहाँ से उठा के लेके जाया गया, बल्कि जब हम्म वो कुर्सी से उतर गए और जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश डाउन की गई, और उसके बाद हमने बहुत सारे जो है डाउनफॉल देखा है बिज़नेस इंडस्ट्री हम्म में यहाँ पर पाकिस्तान में। और हम्म जितनों जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लगाई गई थी, वहाँ पर सिनेरियो ये देखने को मिला कि वो अपनी सारी बिज़नेस जो है वापस लेकर बाहर चले गए। और जी काफ़ी इसमें छोटी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि कॉटन इंडस्ट्री, कितनी मिल्स जो हम्म है वो बंद कर दी गई थी, और जिसमें से 60% पाकिस्तान की यंग जनरेशन जो है वो बेरोज़गार हो गई थी, जस्ट बिकॉज़ जी कि मिल्स जो है कॉटन की बंद कर दी गई हैं। और हम्म बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी थी, बल्कि अभी भी स्टिल यही जी सिनेरियो है है। अभी भी बिल्कुल और ऐसे अब ही तो वो कहते हैं कि अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, और हम्म वाक़ईतन आदत हो गई अब तो ऐसी चीज़ें सफ़र करने की हमें। हम्म और अब ये कोई नई बात नहीं है, और हम्म मैं दुआ करती हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप जैसे बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आ जाए, और पाकिस्तान भी तरक्की करे, और पाकिस्तान में भी बिज़नेस आए, ताकि पाकिस्तानी यंग यूथ को जो हम्म बेरोज़गारी फैली हुई है उसमें कुछ जो है कुछ हद तक बेहतरी आ सके, और रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके आम आवाम को, और हमारी इकॉनमी बिल्कुल इससे जो है वो जो सफ़र कर रही है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके। डॉक्टर साहब ये जो कल वाकया हुआ है पाकिस्तान के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर जो एक अटैक हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया एक पुलिस चौकी के ऊपर बहुत सारी जानें गई और दूसरी तरफ फिर आपस में वो टीटीपी के लोग भी मारे गए तो ऐसे जब मुल्क के अंदर हालात हो तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं हम अच्छी उम्मीद को रख रहे हैं तो कोई भी जो फॉरेनर कंपनी है वो इस तरह के हालात में मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएगी आप क्या कुछ तजवीज देंगे हमें पाकिस्तानियों को कि क्या होना चाहिए किस तरीके से हो कि हमारे मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आए जी रिबा क्या कुछ कहें सर, यहाँ पर बस मैं ये एक बात कहूँगी, फिर अभिषेक जी सर जो है वो स्टार्ट करें।
हेनरी जी क्लिंटन ने ये कहा था कि अगर अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो एक ना एक दिन वो आपको ही डसेंगे। तो सिनेरियो यही है। बाकी बिल्कुल सर सही कहा ज्यादा आपने। अच्छे से वो एक्सप्लेन कर हेनरी सकते नहीं है यार, वो हिलेरी है। हद हो गई यार। सर। आधे का मुझे पता था, सर ने हमेशा मेरी गलती निकाल ली। मैं 10 गलती नहीं, मैं 10 मिनट सोचने लगा ये क्लिंटन कौन आ गया, इसको मैं नहीं जानता यार। मैं परेशान हो गया अपनी नॉलेज पे कि ये कहाँ से आया है। ठीक है सर, आप बताएं, खैर अब एनीवे, आप शुरू करें। बिल्कुल ये सही कह रही हैं, लेकिन देखिए हम्म, अब क्यों हुआ ये तो, भाई कोई अगर बम फोड़ रहा है तो क्यों फोड़ रहा है, कॉज आपको जानना पड़ेगा। जी तो द ओनली वे टू सॉर्ट इट आउट कि दो पर्सन, अगर जैसे आप हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई आप अगर किसी को मुसलमान को अगर आप दबाएंगे तो वो जो है तो हथियार उठा लेगा। तो जी आप ये बताइए वहां पे अगर हथियार उठाया है कोई आपके ही फोर्स के स्टेट में, आपके ही स्टेट के अगेंस्ट में, एक जी इस्लामिक कंट्री में, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है भाई, क्या हम्म देयर नीड्स टू बी डायलॉग कि तुमने इन बेचारे मजलूम लोगों को जो कि आपके पाकिस्तान की सुरक्षा में बैठे थे क्यों उड़ा दिया। हम्म अभी मस्जिदों में जाके बम फोड़ देते हो, लोग पूजा करने जाते हैं बम फूट जाता है, बेचारा उनको समझ नहीं आता क्या होगा। हम्म तो हम्म बैठना तो पड़ेगा ना, यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों उड़ा रहे हैं, क्या इनकी ग्रीवियंसेस है। और इन्वेस्टमेंट, और ये तो छोड़िए, इन्वेस्टमेंट का तो इस पे एक अलग, सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई भी जब पाकिस्तान का नाम सुनता है तो लोग आने को डर जाते हैं। एग्जैक्टली भाई, आपके पास इतना बड़ा आपको इंडस्ट्री नहीं, अगर आप अपने आप को सही से बेचे तो आप स्विट्जरलैंड से भी बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन सकते हैं आप। इतनी भारत का इतना खूबसूरत खूबसूरत हिस्सा आपके पास है, स्वात हो गया, मुजफ्फराबाद का वो हो गया, इस्लामाबाद का एरिया हो गया, वेदर भी बहुत अच्छा वाला है, सिंध की जो प्राचीनता है वो आपके पास है, करतारपुर आपके पास है, बाबा गुरु नानक देव का आपके पास जो है शारदा पीठ, शारदा शारदा पीठ पीठ है, है आपके हंगलांज, पास। हंगलांज हिंगलाज का जो माता, मंदिर, उसको तो मंदिर शायद जो है आपने वो, बम मार के तोड़ दिया है, नहीं तोड़ दिया तो कल परसों तोड़ नहीं दीजिएगा। नहीं वो है तो अभी अच्छा है, वो हो, थैंक गॉड, जी आई एम सो जी। सॉरी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप पूछिए, बैठिए लोगों से, क्यों फोड़ा, उनसे बात कीजिए, इस पे हम लोग क्या एनालिसिस कर अच्छा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें ना, इसमें चीज ये है कि जो मरने वाला है वो भी ये समझ रहा है कि मैं शहीद हो रहा हूँ, इनको मार के मैं शहीद हो रहा हूँ। जो आके अटैक कर रहा है वो अपने आप को ये है कि जी मैं इनको मारूंगा तो मैं मुझे जन्नत मिलेगी। और दूसरी तरफ देखें, हम उनको जो मरे हैं, हम उनको ये समझ रहे हैं कि वो भी शहीद हैं, वो मरे हैं क्योंकि वो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो ये इतना तजाद क्यों है कि मारने वाला भी अपने आप को जन्नत में समझ रहा है, मरने वाला तो हम समझते ही है कि वो जन्नत में जाएगा। ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा माइंडसेट इन लोगों का बनाया जाता है कि जो वो गलत करके भी वो अपने आप को समझ दें कि जी हम जन्नत में जाएंगे, और डायरेक्ट हमें जो है 72 हूरें वहां पर हमारा इस्तकबाल करेंगी। भाई मुजफ्फर साहब, आपका गलत का जो डिफिनीशन है, आप मुझे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं वही बोलूंगा, मैं बहुत लिमिटेड बोलता हूँ। जो गलत है वो कैसे पता चलेगा कौन गलत है, पूरी जंग ही यही हो रही है, गलत कौन है, किसके यहाँ करप्शन आ गया है, कौन डिफाइन करेगा इस चीज को, कौन डिफाइन करेगा। ये मानने की बात है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझे कि वो गलत है, उसके यहाँ करप्शन आ गया है, तो हम सही है। समझिए, ये तार बहुत पीछे जुड़ेगा। ये थ्योरी, जब आप लचीली थ्योरियां लेते हैं जिसके कई इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो करेंगे, और चूंकि कोई इंटरप्रिटेशन का फाइनल वो नहीं है, क्या नाम है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। आपके यहाँ ये जो 72 मसलक बने हैं, 72 बिरके बने, क्यों बने, वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरप्रिटेशन सही है। लड़ाई तो इसी बात की है ना, कि भाई जो हम कह रहे हैं वही उसका मतलब है, कोई दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, 72 फिरकों वाली सोसाइटी अगर उम्मा की बात करें तो बड़ी अजीब सी लगती है। बॉटम लाइन ये है कि दी फ्लूडिटी ऑफ द थ्योरी, कि ये भी सही वो भी सही, अपने हिसाब से सब सही। और इस्लामिक स्टेट होने का मतलब यह था कि आप जब इस्लाम की इंटरप्रिटेशन एक रखेंगे वही फाइनल होगी। इसीलिए मैंने कहा ना, इस्लाम तभी सरवाइव करेगा जब उसको पॉलिटिकल बैकिंग मिलेगी, स्टेटहुड। स्टेट के बिना इस्लाम सरवाइव कर ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि फिर लोग फ्रीडम जहां पाएंगे वो फिर किसी और पे चले जाएंगे, क्योंकि लॉ को मनवाने के लिए। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि हमारे कुछ उलमा कराम ऐसे हैं कि जिनके पीछे बहुत सारे फॉलोअर हैं,
करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, वो भी टीटीपी को गलत नहीं कह रहे, वो नहीं ये कह रहे कि इनका इकदाम गलत है, या उनको ये बोले कि ये इनके जो इकदाम है वो मुल्क के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है, वो खुल के इनके मुखालिफ हो ही नहीं रहे। तो ये यहाँ पर फिर आम जो बंदा है, आम मुसलमान है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये कौन, क्या मामला आता है इनके, ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं, और वो जो काम वो कर रहे हैं वो इस्लाम के हिसाब से सही है या गलत है। ये पाकिस्तान भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं रिस्ट्रिक्ट कर, उलेमाए दीन में प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं? जी जी, या जिस चीज की उलेमा साहब तब वो पता ना कर जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के मसला होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं या तो आप उलेमा को पूछिए कि तुम उस काबिल नहीं हो, कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि करना क्या है जी, और या तो फिर उलेमा से ये कहिए, आई मीन चलिए इस पे फिर कभी बातचीत होगी। जी जी, कभी डिटेल से इस पे बात होगी। अभी कुछ और बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप कुछ बताइए, कुछ कोई चीज डिस्कस करना चाहे हमारे जो देखने वाले। आपसे यही बात करना चाहूंगा कि पूछना भी चाहूंगा कि पाकिस्तान की जनता, आम नागरिक, आप जैसे लोग हैं जो कि हम जैसे लोगों के लिए तो आप एक प्रेरणा है कि भाई आपको देख के लगता है कि कुछ फ्यूचर है आपकी बातें सुनकर। तो आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी को मॉडर्निटी की तरफ ले जाया जाए और विचारों में तब्दीली ला जाए? आप क्या देखते हैं इसका सलूशन, ये बताइए। देखिए, अगर तो बात की जाए आम जनता की, जो पाकिस्तानी जनता है या आम जो लोग हैं, तो मुझे उनमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा कि जैसे कि समय के साथ कोई तब्दीली आ रही है, कि दुनिया जो है वो मॉडर्न हो रही है या फ्री वर्ल्ड की तरफ जा रही है। लेकिन जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं या जिनको कोई शौक है, स्टडी का शौक है, या जो जानना चाहते हैं, या जो वर्ल्ड के साथ अटैच है, जो देखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या क्या बेहतरी हो रही है, तो उनके अंदर मुझे फिर उनको देखकर कुछ हौसला होता है, कुछ मेरी उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है कि यार ये जो लोग हैं, चले कुछ ऐसे लोग तो इस माशरे के अंदर हैं जो घुटन वाला, और ये इस तरह का माशरा के जहां पर हम खुल के अपनी बात भी नहीं कर सकते, अपनी कुछ चीजें जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, तो इस तरह के लोग भी हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ समझ रखते हैं, कुछ शऊर रखते हैं, वो है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूं कि हम, लेकिन वो भी खुल के बात नहीं करते, वो भी डरते हैं अपनी बात करने से। कि आपने देखा होगा कि हमारे बन्नू के अंदर एक जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो डार्विन की थ्योरी थी उसके ऊपर जब बात करने की कोशिश की गई तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, तो एंड में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो वो लोग भी डरते हैं, इस जो घुटनज़दा माहौल है हमारा, ऐसा जो कि समझते हैं कि अब एक रेडिकल लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मुझे भी कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं कि ये इसकी एक्टिविटीज क्या हैं, और उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है, जो ये जो घुटनज़दा माहौल है इसको ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। कुछ वो सर कर रहे हैं, क्यों ऐसा सर उन्हें ऐसे लगता है कि जब अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है, या जैसे कि माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं उसके ऊपर बात करता हूं, तो वो ये समझते हैं कि इस तरह करने से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम बदनाम होगा। कि ये अगर माइनॉरिटी के हकूक की बात कर रहा है, अगर किसी हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर ये उसको बताएगा तो वो इनडायरेक्टली इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। इस वजह से वो मुझे मना करते हैं कि नहीं, आपने जो है इनके बारे में बात नहीं करनी, आपने जो है चुप रहना है, आप अच्छी बातें करें, ये बताएं कि यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। मैं उनसे फिर मेरा ये सवाल होता है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे आप कोई एग्जाम्पल देना कि या कि हिंदू जो है उसको आपने यहाँ पर सहूलतें दी हुई हैं, उसको पार्लियामेंट के अंदर आप मुकम्मल इख्तियारात हैं, उसको यहाँ पर कोई उसके साथ भेदभाव नहीं होती, तो मैं बोलूंगा कि हाँ नहीं होती। अगर आप उसको एक अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिला सकते, उसकी प्लेट के अपना बर्तन नहीं उसको दे सकते, या उसके बर्तन में आप नहीं खा सकते,
तो मैं कैसे बोलूं कि यार उनको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनको सहूलतें मुयस्सर हैं। ये सारी चीजें, ये पता नहीं क्यों एक माइंडसेट बना हुआ है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से जब बच्चा कोई स्कूल में जाता है, घर के माहौल के अंदर भी ऐसे ही है कि उसको उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है कि उसके माइंड में ऐसा ऐसा ये भरा जाता है कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम सुपीरियर हो, बाकी यहाँ पर जो क्रिश्चियन है, हिंदू है या सिख है, ये तो फारिग हैं बस। तो जब वो बच्चा परवान चढ़ता है, आगे जब स्कूल जाता है, स्कूल में टेक्स्ट बुक के अंदर भी वही चीजें फिर उसके जहन में बिठाई जाती हैं कि जी हिंदुओं ने हम पर कब्जा कर रखा। उसके बाद में जो सलाउद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी ने हमें उनके चंगल से छुड़ाया, मोहम्मद बिन कासम आया, एक जो लड़की थी उसको राजा दाहर ने उसके ऊपर जो है उसके साथ ज्यादतियां करता था, उसको छुड़ाया। तो ये सारी चीजें जब उस बच्चे के अंदर कन्वर्ट की जाती है, दाखिल की जाती हैं, और उसके बाद में और जब वो बड़ा होता है, फिर जब वो मस्जिद जाना शुरू करता है, वहां पर जुमे के खुतबे वो सुनता है, जुमे के खुतबे के अंदर भी वही बातें दोबारा से उसको बताई जाती हैं, तो वो एक मेरे जैसा, फिर वो मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जैसा जब आज से 5 साल पहले तक जो मैं था, एक रेडिकल मुसलमान, एक ऐसा कि जो अभिषेक अगर मुझे भाई मिले आज से 5 साल पहले, तो मैं इनको सलाम भी नहीं लूंगा, मैं इनसे नफरत करूंगा। अगर 5 साल पहले की बात करूं तो ये एक आम पाकिस्तानी ऐसा ही है, सारे पाकिस्तानी जो है वो ऐसे ही है, उनके जहन में इतनी नफरत है कि वो इन भाइयों से जो है वो नफरत करते हैं। मैं माजरत के साथ तो माफी चाहता हूं आपने कि भाई आपने कैसे ये बदलाव आना शुरू हुआ, ये कैसे आप तो फिर खुद से ही बदले, क्योंकि आप तो किसी को कांटेक्ट में थे, क्या हुआ फिर आपके साथ? मैंने एक्चुअली मेरी जो जिंदगी बदली है ना, ये जो मुझे समझ आनी शुरू हुई है, ये यूट्यूब से ही हुई है। आप जैसे लोगों से बात करके और जान के, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे आसपास ही थे, मैंने कभी उनकी तरफ देखना नहीं गवारा किया, उनसे जानना गवारा नहीं किया। मैं रहीम यार खान से, मैंने आपको जैसे बताया मेरा वहां का ताल्लुक है, तो मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे हिंदू भाई थे वहां पर, लेकिन हम उनको नीच समझते थे, जैसे कि बाकी मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, मैं भी उनको। लेकिन जब मैं उनको देखा, मैं उनके पास गया, उनसे मिला, तो मेरी तो ये समझे कि आंखें तब खुली। मैंने कहा यार ये तो इतने अच्छे लोग हैं, ये इतने प्यारे लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं, हमने इनको क्या समझा है। हम तो यही समझते रहे कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है। ये आज भी यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट समझा जाता है, यही लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू है वो पाकिस्तानी नहीं है। यही वजह कि उनके साथ ये सारा सलूक होता है, और वो बेचारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं। तो जैसे अच्छा, मेरी एक सोच और बदली। बात। जी। जी। हाँ, एक और बात बताइए, आपने बताया कि सोशल मीडिया ने काफी, तो हम जैसे हम्म। लोग आपस में जब बात करते हैं तो कई हमारे मित्र लोग हैं, वो बोलते हैं यार कि आप ना मुस्लिम जो कट्टरवाद है उससे आप नहीं जीत सकते, ये सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाव आ रहा है। आप हम्म। आप इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है? देखिए, अगर तो मैं अपना दिमाग बिल्कुल फ्री छोड़ के चीजों को देखना शुरू करूंगा तो मेरे अंदर बदलाव आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी हठधर्मी के ऊपर खड़ा रहूंगा कि नहीं, जो आज से जब मेरी 50 साल उम्र हो गई है, 52 साल, तो जो मैंने जो पहले देखा है, सुना है, जो अगर मैं उसके ऊपर अपना पूरा बिलीव उसी के ऊपर रखूंगा कि नहीं नहीं ऐसा ही है, तो मेरे अंदर फिर कैसे बदलाव आएगा? वो बदलाव मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो तो खुले दिमाग से सोचते हैं, जो अपने दिमाग को खोलते हैं, लेकिन हमें दिमाग खोलने की आपको पता है कि इजाजत नहीं होती कि हम अपने दिमाग को खोलें, सोचें, परखें उसको। तो जब तक पाकिस्तानी अपने दिमाग को खोलेंगे नहीं, ये बदलाव आना मुश्किल है। और जो 90% जो पाकिस्तानी है वो अपने दिमाग को नहीं खोलते, 10% ऐसे हैं कि जो अपने दिमाग को खोल के सोचते हैं, देखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उनके अंदर बदलाव भी जरूर आता है, और आइंदा भी आएगा, और उनकी तादाद में इजाफा होगा। लेकिन मसला उन 90% लोगों का है कि जो अपने दिमाग को बिल्कुल भी नहीं खोलते, और वो जो है वो अंधेरों के अंदर ही अभी भी भटक रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे लोगों को ये आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि बदलाव आ सकता है, इवन पाकिस्तान की सोसाइटी में भी बदलाव, क्योंकि 100 में 100 लोगों को बदलने की तो कोई बात नहीं करा। प्रश्न तो ये है कि 100 में कितने प्रतिशत लोग आप जैसी समझ डेवलप कर सकते हैं या करने को तैयार हैं, या ये जो है ये पॉसिबल है भी या नहीं है?
ये पॉसिबल है। अब देखें, मैं अगर अपने साथ को 10 लोगों को लेके, अब मेरी लास्ट टाइम मैं रहीम यार खां गया था, तो मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड जो है वो तकरीबन 8 से 10 लोग गए थे हिंदू कम्युनिटी के अंदर। वहां पर गए हैं, वो देखें, वो उनके बर्तन में पहले उन्होंने चाय नहीं, फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ कि मेरे साथ गए हैं, उन्होंने हमारे लिए, जो हिंदू भाई है उन्होंने चाय बनाई, वो सब ने मेरे साथ चाय पी, उनके साथ गपशप की। उसके बाद में हम जरा घूमने गए, तो हमारे साथ हिंदू भाई भी जो है ना वो साथ में गए। तो मेरे जो साथ में मेरे रिलेटिव थे, मेरे दोस्त थे, उनका जो उनके साथ जो तबादला ख्याल हुआ, बातचीत हुई है, उससे उनका उनका माइंड थोड़ा सा खुला है। यानी कि वो इस हद तक वो आ गए थे कि जो पहले उनके बर्तन में नहीं खाते थे, खाना शुरू कर दिया, उनके साथ बातचीत नहीं करते, बातचीत करनी शुरू कर दी, और उन्होंने इस चीज को देखा कि उन्होंने इतनी खिदमत की, इतना उनसे प्यार से मिले हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की और 3 4 5 मीटिंग उनकी होंगी, तो उनका दिमाग भी खुलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके ऊपर एफर्ट करने की जरूरत है, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। और वो मेहनत करेगा कौन? मैं तो चलो अकेला हूं यहाँ पर, या मेरे साथ कुछ चंद लोग और मैं वो कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि एक कोई एनजीओ ऐसी बननी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि जो वैसे तो हैं, हिंदू कम्युनिटी की हैं, वो आपस में रमजान में अफ्तारी भी करवाती हैं मुसलमानों की, ये भी उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं इसको पूरे साल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, पूरे साल इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, कुछ सेमिनार होने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की जरूरत है, तब जाके कुछ बदलाव आ सकता है और कुछ बेहतरी आ सकती है। मतलब बदलाव आ सकता है, आपको लगता है ऐसा? जी, जी बिल्कुल आ सकता है। मैं मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेरे साथ, जो मैं अपने, जब आपको बताया मेरे दोस्त कुछ गए थे, मेरे को फैमिली के लोग थे, रिलेटिव थे, वो गए थे, उनके अंदर तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इतनी नहीं आई क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग हुई थी। ये क्योंकि वो ज्यादा समय होनी चाहिए। लगेगा, क्योंकि वो तो बहुत जी ज्यादा ही रिजिडिटी है, तो समय लगेगा। कोई ये नहीं कह रहा कि एक दिन में रातों रात हो जाए, बट आपको ये लग जी रहा है कि अगर एक कंसर्टेड और एक परपर्टेड एफर्ट लगाया जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और यो यहाँ से हिंदू भाई परेशानी का शिकार हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनकी बच्चियों को खासतौर पर जो प्रॉब्लम ज्यादा हिंदू भाई यहाँ पर फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो फोर्स कन्वर्जन के इश्यूज हैं, कि उनकी बच्चियों को अगवा किया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है, नाबालिग बच्चियों की, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है। तो ये एक पूरा गैंग है यहाँ पर। उस गैंग को बेनकाब करने की जरूरत है, लेकिन वो तभी होगा जब मेरे साथ कुछ और लोग मिलेंगे, तो तभी ये हो सकता है। मुझे तो खैर इसके ऊपर बात करने के से भी मेरे रिलेटिव ने मना किया था कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, आपकी जान को खतरा हो सकता है, कि ये इतना पावरफुल गैंग है इधर जो पाकिस्तान के अंदर, जो फोर्स कन्वर्ट करता है, कि वो आपको कुछ भी करवा सकता है। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं बात करता रहूंगा, और जो भी इस तरह का जो मुझे वाकया पता चलता है मैं उसके ऊपर जरूर बात करता हूं। चलिए, मुझे भी आपसे बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था कई अपने मित्रों से, तो वो ये बोलते हैं कि यार जो मुस्लिम्स है जी वो इतने कट्टर हैं कि आप उनसे ना बदलाव की उम्मीद नहीं रख सकते। और ये गॉन केस है, और मतलब उनमें एक नफरत जो है वो एक सतत रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा ही सही, कोई ये नहीं कह रहा कि रातों रात ही सब कोई एकदम चेंज हो जाए। 150 साल लगेंगे, मगर अगर शुरुआत नहीं, है अब और आपको मैं अपने घर की बात बताऊं। मेरी छोटी पोती है, वो हिंदी के वर्ड यूज करती है, वो हैप्पी होली बोलती है, इस तरह के सारे वो लफ्ज बोलती है, वो सारा कुछ कर। तो मैं तो आप अगर आज नहीं, से मैं ये पूछना चाहूँ मुजफ्फर भाई, एक मिनट की, तो आपके अंदर ये, जब आपने मीडिया पे आए, आप सोशल मीडिया पे आए, लोगों को आप देखने सुने, तो फिर आपको मन में क्या, मतलब कुछ कौतूहलता हुई, क्या हुआ ऐसा कि आपको धीरे धीरे जो है, आपको ये नहीं लगा लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप खुद में कैसे बदलाव आपने नोटिस करना शुरू किया कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा है? देखिए, पता चल ही जाता है ना, कि जब मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें थी कि जो मैं समझता था कि यार इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से जंगें इन्होंने मुसल्लत की। सबसे पहले तो यही बात बताई जाती है ना कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंगें मुसल्लत की हैं।
48 में भी इंडिया ने जंग की, 65 में भी इंडिया ने जंग की, 71 में भी की, उसके बाद जो कारगिल वार जो है वो उसके अंदर भी जो है कुछ ऐसे मुहरक़ात है, वो सारा हम यही समझते हैं कि वो इंडिया ने किया। ये पाकिस्तानियों की सोच जो बताई जाती। तो जो नफरत थी यहाँ पर आप देखें कि जब भी कोई भी इंडिया का नाम होता है या कुछ भी मैचेस होते हैं, अब इंडिया का किसी से भी मैच होगा तो जो पाकिस्तानी ये होगा वो दूसरे के सपोर्ट करेगा। इंडिया के अगेंस्ट कोई भी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, इंग्लैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, इंडिया के अगेंस्ट हम कोशिश होती है पाकिस्तानी की कि दूसरी टीम जीते हमेशा से। तो मुझे अब जब रोहित शर्मा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, जब मुझे जो है क्या नाम है उनका जो बड़े फेमस प्लेयर है, इंडिया का कोई भी प्लेयर है, वो मुझे जब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, इंडिया की टीम मुझे अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे अंदर बदलाव आ रहा है ना। फिर जब इंडिया का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करता था, अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, इंडिया जीते। इंडिया मैं जो विराट कोहली जो है मुझे अच्छे लगते हैं, उसकी शॉट अच्छी लगती है, रोहित शर्मा अच्छा लगता है, शुभमन गिल अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी जिनका मैं नाम नहीं सुनता था, मैं समझता था कि गुजरात के दंगों के सबसे बड़े जो वजह है वो मोदी जी हैं। तो जब मुझे फैक्ट पता चला कि नहीं यार, ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, इनको इस चीज में घसीटा गया है, ये खुद मुलव्वस नहीं थे कुछ सियासत के अंदर। तो ये सारी तब्दीलियां मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे हकीकत पता चलती गई, तो मेरे अंदर तब्दीलियां भी आनी शुरू की, और मुझे ये सारी चीजों का जब पता चल गया तो मैं फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन ये तब्दीली जो मेरे अंदर आई है, ये पाकिस्तानियों को हजम होने वाली नहीं है। आपको मैं सीधी साफ बात बताऊं, और मुझे तो यहाँ पर ये पता, मैं अभी 3-4 दिन पहले जो स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि आप इंडिया की खामखा फेवर करते हैं। मैंने कहा भाई, मैंने कौन सी खामखा की फेवर की है? अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं, तो ये इंडिया की साइड लेना या हकीकत बताना है? अगर पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ करती है, मोहम्मद बिन सलमान हो गए, जो मोहम्मद बिन जैद हो गए, ये या बाइडन हो गए, इटली की मेलोनी हो गई, ये सारे उनकी तारीफ करते हैं। मैं अगर वो बयान करता हूं तो ये उनकी साइड लेने वाली बात है? हकीकत को बयान करना भी यहाँ पर ये समझा जाता है कि जी ये अब इंडिया की फेवर कर रहा है, इंडिया को खाम खा में प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें अब फेस करना पड़ रही हैं, और ये जो पाकिस्तानी इस चीज को अच्छा भी नहीं समझते कि कोई इंडिया का नाम ले, इंडिया की तारीफ करे, या वो बेशक हकीकत भी हो। तो ये मसले हैं, अभी भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी। ये सारा कुछ ठीक नहीं होगा जैसे कि आपने बोला, लेकिन इसमें बेहतरी जरूर, मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि साइलेंट मेजॉरिटी जो है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जी, कुछ तो हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या है जो मनी मन ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुजफ्फर जी बोल तो सही रहे हैं पर हम बोल नहीं सकते? क्या ऐसे लोगों की भी संख्या है? मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो साइलेंट है वो 10% तो ऐसे हैं कि जो ये चीजें समझते हैं कि बिल्कुल हकीकत है, लेकिन 20% ऐसे भी लोग हैं कि जो चुप रहते हैं, कि जो ना हक में है ना मुखालफत में, लेकिन वो उनके दिमाग में ये चीज आती जरूर होगी, यार ये बंदा जो बात कर रहा है बात तो सही है, लेकिन वो अपने मुआशरे से, अपने माहौल से, उसकी वजह से हमारी फेवर में बात नहीं करते, या ये सारी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं कि यार चले ठीक है, जैसे है, जो जैसे चल रहा है चलने दो, अगर कोई लोग इसकी मुखालफत करते हैं तो करने दो, हमें इससे क्या लेना देना। ऐसे 20% लोग हैं कि जो जिनके ऊपर थोड़ा सा अगर काम किया जाए, उनको मजीद उनको समझाया जाए, बताया जाए, तो वो भी उन 10% के साथ शामिल हो सकते हैं, और वो बिल्कुल ये जो हकीकत है उसको उनको बिल्कुल वो मानने को तैयार हो जाएंगे। चले, अगर 30% का नंबर आप बता रहे हैं, हम इसको 25-20 भी कर लें तो बड़ा हेल्दी नंबर है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, क्योंकि जी, दिनों दिन तो ये नंबर बढ़ेंगे ही। तो अगर हम इसको बिल्कुल। 50-40, 50-50 पे भी ले आए, 60-40 पे भी ले आए, तो दुश्मनियां काफी कम हो जाएंगी, और जी, बिल्कुल। फिर तरक्की की जो बयार है वो दोनों तरफ बहेगी, आपके भी हम्म, यहाँ हमारे भी यहाँ। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का ये सब काम शुरू है, हम लोग, मुझे खुद ही सोशल मीडिया पे आए हुए 1 साल हुआ है, तो अभी तो जी, लंबा सफर है। तो आप भी जी, और हम भी, हम लोग एक ही उम्र के हैं ऑलमोस्ट। तो देखते हैं कि जब हमारी आंखें बंद होगी तो कितना परिवर्तन हम ला चुके होंगे दोनों लोगों को करीब लाने में,
दुश्मनियां भुलाने में। क्योंकि मेरा ये मानना है मुजफ्फर भाई की, देखिए सबकी जरूरत है, सोल्जर्स की जरूरत है, तो फिर हम जैसे लोगों की भी जरूरत है, जो बातें करें, जो समझाएं और जो कम्युनिकेट कर पाए बिना किसी को जलील किए हुए या बेइज्जत किए हुए। जी, जी। इसको मैं मानता हूं कि किसी को जलील करना जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने तरीके में, किसी के तरीके को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा एज अ स्कूल ऑफ थॉट ये मानना है कि वी कैन हैव अ सिविलाइज्ड टॉक, वी कैन कम्युनिकेट आवर मेथड। मैं भी जब बोलता हूं तो थोड़ा बाई नेचर ही मैं थोड़ा हाई पिच पे बात करता हूं, तो कई लोग सोचते हैं कि मैं चिल्ला रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। जी। एनीवेज, मुजफ्फर भाई, ऑन दिस ग्लोरियस एंड अ पॉजिटिव नोट कि बदलाव आ रहा है, 15-20% लोग हैं जो मन ही मन चुप हैं या तो बोल रहे हैं, मगर हैं 15-20% लोग ऐसे जिनकी की बातें समझ में आ रही है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि 10-15 सालों में ये 15-20 बढ़ के कम से कम 30-35 तो हो जाएगा, एंड विच इज अ ह्यूज नंबर, नॉट अ मिनिस्क्यूल नंबर। तो उसी दिशा में हम दोनों काम करते रहेंगे। हमारी यही बेहतरी होगी कि हमारे दोनों देशों में जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक हकीकत है, एक देश है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, ना किया जा सकती है। हम पाकिस्तान को गुडविल के जरिए और उनको हम गुड विशेस देते हैं कि आप डेवलप करें, लेकिन बिल्कुल, थोड़ी सी मैं बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे यहाँ पर जब शादी होती है तो शादी के अंदर जितनी भी रसूमात होती हैं वो वैसी ही होती हैं कि जैसे आपके वहां पर होती हैं, सेम, कोई फर्क नहीं है। तो हमें ये पाकिस्तानी को ये देखना चाहिए कि हम हैं कौन। ये धर्म को एक साइड पे रखे, धर्म को एक साइड पे रखे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है। हम ये देखें कि हम हैं कौन, हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ से निकली है, हमारी मिट्टी कहाँ की है। मैं एक जैसे कि आपने बात की कि जो डीएनए कई पाकिस्तानियों ने करवाया है, कि जो कहते थे कि हम अरब हैं, खासतौर पे मैं भी ये समझता था चंद साल पहले कि जो मैं अराई जो है वो कास्ट है मेरी, तो अराई यही समझते थे कि ये अरब है और अरब से ये आए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जब डीएनए करवाया तो उनका डीएनए यहाँ से लोकल ही निकला है, इसी खित्ते का निकला है। तो इसके ऊपर काफी सारे मैं जो क्रिटिकल थिंकर है उनकी बातें भी सुनी, वो उन्होंने भी ये बोला कि जो अराई हैं वो इसी खित्ते के लोग हैं, इसी इलाके के लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए। तो जब हम इसी खित्ते के लोग हैं, अगर अभिषेक मिश्रा भगवान की पूजा करते हैं, इधर से मुजफ्फर अगर एक अल्लाह की इबादत करता है, तो आप अपनी इबादत पूजा करते रहे, मैं अपनी इबादत करता हूँ, लेकिन हम भाई तो बन सकते हैं ना, भाई तो हो सकते हैं। बस यही सोच जब बदलेगी पाकिस्तानियों की, तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा प्यार भी बढ़ जाएगा, हमारी जो नफरतें भी कम हो जाएंगी, ये जंगें, ये बम धमाके, ये अटैक्स जो है, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चले हमारी जिंदगी में हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, लेकिन आज से कुछ 20 साल 50 साल बाद लोग हमें जरूर याद करेंगे कि यार कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इसके लिए जो है वो बुनियाद रखी थी, इसके लिए वो आगे बढ़े थे और उन्होंने बहुत सारे मसाइल को फेस किया था, और अच्छे लफ्जों में मुझे उम्मीद है कि हमें याद किया जाएगा। एक फोन आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय। चले, ठीक है, चले, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा।